गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं गोविंद कुमार सभी स्टूडेंटों के लिए उज्जवल भविष्य का कामना करते हुए शारदा एजुकेशन का लाइव क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में कुछ खास होने वाला है। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट एवं ऐतिहासिक पहलू आप लोगों को सिखाया जाएगा। रिवॉल्ट ऑफ 1857 के विषय में आप लोगों को आज बताया जाएगा। चलिए, तो इसलिए अभी जो नहीं जुड़ पाए हैं वो आराम से अभी जुड़ जाइए। अभी 2 मिनट टाइम लगेगा क्लास आरंभ होने में, तो इसलिए आप लोगों को बताया जा रहा है कि अपने दोस्त यार को, मतलब जो भी आपके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनको लिंक शेयर करें और लाइव क्लास में भागीदारी को बढ़ाएं और हमारे साथ बने रहें। चलिए, जो भी जुड़ पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं आप लोग काफ़ी टाइम के पाबंदी हो चुके हैं और आप लोग काफ़ी समय पर बने रहते हैं, इसलिए हमें कुछ ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोग पढ़ाई के प्रति कुछ ज़्यादा ही सजग रहते हैं। तो इसलिए बारी बारी से एक दूसरे को लिंक शेयर कीजिए और सभी जुड़िए। और जो आराम से जुड़ पा रहे हैं, जो जुड़ जा रहे हैं, वो अपना एक वीडियो के लिए और एक ऑडियो के लिए एक थंब भेजिए, ताकि हम सेटिस्फाइड हो जाएं कि मेरी आवाज़ और मेरी लेक्चर आप लोगों के पास सही तरीके से पहुंच पा रही है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अभी बता सकते हैं, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। लेक्चर आरंभ होने के बाद थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए चलिए, सबसे पहले आप लोग चैनल को लाइक कीजिए। गुड, क्योंकि लाइक हम लोगों के अंदर एक प्रकार का एनर्जी भर देता है, जिससे हमें पढ़ाना और भी बहुत अच्छा लगने लगता है। गुड, नहीं, अभी कोई कमेंट आप लोग ना करें, हम देख पा रहे हैं। चलिए, चौधरी जी आपका देख पा रहे हैं, आप सही तरीके से जुड़ पा रहे हैं। गुड, प्रियंका आपका एक ही आया है, दूसरा भेजिए, तभी पता चलेगा कि आप दोनों, मेरा ऑडियो और वीडियो आपके पास पहुंच रहा है। गुड, चलिए, तो जैसा कि एक सेकेंड, नहीं, ये समस्या आपका वीडियो के बाद भी आपका सॉर्ट आउट होगा, ये अभी का समस्या नहीं है। गुड, चलिए, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि एक कॉमन प्रॉब्लम आप लोग को क्रिएट हो रहा है, वीडियो का क्वालिटी। तो ऐसा कीजिए, आप लोग के फ़ोन के जस्ट ऊपर राइट साइड कॉर्नर में देखेंगे 3 डॉट होगा, 3 डॉट पर क्लिक करके आप अपना वीडियो का रेजुलेशन बढ़ा सकते हैं। गुड, देखिए, बहुत अच्छा। चलिए, अब वीडियो को हम आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, हम बात आज करने वाले हैं क्या चीज का, तो कहा गया 1857 का विद्रोह। ये विद्रोह काफी इम्पोर्टेंट विद्रोह था। अगर यह विद्रोह सही तरीके से उस समय होता तो शायद भारत गुलाम नहीं होता, लेकिन ये विद्रोह समस्त भारत में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, समस्त भारत में नहीं हुआ था। गुड, अब आइए हम मुख्य पहलू पर बात करते हैं। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखे होंगे कि ये वाला बेल्ट आप जो देख पा रहे हैं, ये बंगाल देख पा रहे होंगे, जिसमें बांग्लादेश, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, ये सब समस्त मिलकर ही क्षेत्र जो बना था वो बंगाल था। तो बंगाल पर ऑलरेडी वो कब्जा कर चुका है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे मद्रास, यहाँ तो उसका कोठी ही बन चुका है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे बम्बई, मुंबई जिसको कहा गया है। गुड, अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जो बेल्ट आप देख रहे हैं, ये बेल्ट मैसूर, जहाँ
हैदर अली, टीपू सुल्तान जहाँ के राजा थे, इस राज्य पर अंग्रेज का कब्जा हो चुका था। और ये जो बेल्ट आप देख पा रहे हैं, ये मद्रास के बाद वाला बेल्ट जो ये देख पा रहे हैं, ये बेल्ट आपका बताया गया था कर्नाटक का बेल्ट है। उस समय का कर्नाटक, यही कर्नाटक के युद्ध काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ था। और ये जो बेल्ट आप देख पा रहे हैं, यही था बेल्ट, हैदराबाद का निजाम वाला बेल्ट। गुड, आप ये बेल्ट देख पा रहे हैं, हैदराबाद का निजाम वाला बेल्ट। और ये मराठा के विषय में भी हम लोग बात कर चुके हैं। मराठा, हैदराबाद का निजाम, ये आपका हो गया मैसूर। गुड, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ अवध, गुड, ये आप अवध देख पा रहे हैं। और ये सब जो आप देख रहे हैं, ये सारे बेल्ट राजा रणजीत सिंह का, इस लास्ट वीडियो मेरा यही हुआ था। मतलब आप देख पा रहे हैं, ये बंगाल, हैदराबाद का निजाम पर उसको कब्जा करना मुश्किल नहीं था, क्योंकि हैदराबाद उसका ऑलरेडी ही उसी का चमचा हुआ करता था। ये कर्नाटक का बेल्ट ऑलरेडी जीत ही चुका है। ये मैसूर का बेल्ट हैदर अली को हराकर जीत ही चुका था। यहाँ आप देख पा रहे हैं मराठा को छिन्न भिन्न करके हुआ पूरे राज्य पर कब्जा कर ही चुका था। ये राजा रणजीत सिंह का बेल्ट जो दिखा रहा था, ये भी कब्जा हो ही चुका था। अब मुख्य रूप से ये अवध था, क्योंकि जब ये सब राज्य को हड़प रहा था तो उस समय एक हड़प नीति लाया था लॉर्ड डलहौजी। ये जो देख पा रहे हैं हड़प नीति, यह मुख्य रूप से लॉर्ड डलहौजी का दिमाग का उपज है। मतलब व्यक्तिगत उसका नीति था। क्या? हड़प नीति। हड़प नीति में होता क्या था कि कोई बहाना लगाकर किसी राज्य को हड़प लेना। मतलब बताया गया था कि जिसका संतान नहीं है उसका राज्य, उस राजा को मरने के बाद उस राज्य का सारा क्षेत्र अंग्रेज साम्राज्य में मिल जाएगा, या जिस राज्य में राजा नहीं रहा वहाँ कोई विधवा नहीं बन सकता है। जिस राजा का पुत्र है भी, मतलब वो नाबालिग है, तो वो भी राजा नहीं बनेगा। इस प्रकार के तमाम किसी न किसी प्रकार का एलिगेंस लगाता था और हड़प लेता था। यही लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति था। लेकिन हुआ क्या, अचानक एक यहाँ अलग टाइप की घटना घटी। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये अवध के राजा के बहुत सारे पुत्र थे, मतलब काफी संतान रहते हुए भी इस राज्य को हड़प लिया गया। क्यों? क्योंकि कहा गया कि आप अच्छे से शासन नहीं कर रहे हैं, और इस कथन के आधार पर, मतलब कुशासन के आधार पर इस राज्य पर उन्होंने कब्जा बना लिया। अब ये बातें समस्त राजाओं को भय लगने लगा कि जिसको हम मेमना समझ रहे हैं वो तो भेड़िया निकला, वो कभी भी किसी भी राज्य को हड़प लेगा। इस प्रकार की बातें समस्त राजाओं के बीच होने लगा। खैर चलिए, तो आप कह सकते हैं कि 1857 का जो युद्ध होता है, विद्रोह जो होता है, इस विद्रोह का मुख्य कारण है लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति। आप देख पा रहे हैं या समझ भी पा रहे होंगे कि इसका कुछ ना कुछ बहुत सारा कारण रहा है। इस युद्ध होने का बहुत सारा कारण रहा, वो बारी बारी से हम सभी कारण बताएंगे। मतलब आप कह सकते हैं कारण किस टाइप का रहा होगा, तो आप कह सकते हैं सामाजिक। पहले तो आपको बताया गया लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति वो सबसे प्रमुख कारण रहा है। उसके बाद आप कह सकते हैं सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक। ये जो सभी क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, ये सभी क्षेत्रों में अंग्रेज इंटरफेयर करता था। मतलब भारत का जो सामाजिकता था उसको भी वह बदलना चाहता था। धर्म जो था
उसको भी बदलना चाहता था। राजनीतिक तो समझ ही रहे हैं कि सभी राजा का राज हड़प रहा था, और ये आप आर्थिक देख पा रहे हैं, मतलब आर्थिक तरीके से भी काफी दोहन कर रहा था। ये जो बिंदु बताया गया, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये समस्त बिंदुओं पर यहाँ के नागरिकों को, राजाओं को काफी दोहन कर रहा था। दोहन मतलब आप समझ रहे होंगे, दोहन का मतलब क्या होता है, काफी किसी न किसी प्रकार का प्रेशर बनाकर जबरदस्ती करना। जैसे सामाजिक में आप कह सकते हैं कि लगभग 1826-27 के आसपास में यहाँ का जो सती प्रथा था, सती प्रथा को खत्म कर दिया, मतलब सामाजिक तरीके में भी वो इंटरफेयर कर रहा था। दूसरा, ये धार्मिक जो आप देख पा रहे हैं, धर्म के क्षेत्र में उस समय काफी धर्म इम्पोर्टेंट हुआ करता था। मतलब 1800 के समय की हम बात कर रहे हैं, 1810, 20, 50 के आसपास की बात है। तो उस समय धर्म काफी महत्वपूर्ण हुआ करता था। मतलब आप कह सकते हैं कि लोग धर्म से बढ़कर किसी को भी नहीं मानता था। अब आइए हम आपको यहाँ एक दो बातें बताते हैं धर्म के आधार पर, कि धर्म उस समय इतना इम्पोर्टेंट था कि जो व्यक्ति धर्म नहीं मानता था उसके साथ कोई भी कोई संबंध रखने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि पत्नी भी, पति अगर धर्म तोड़ देता है तो पत्नी भी पति मानने से इनकार कर देता है। अगर बेटा धर्म मानने से इनकार कर दे तो बाप बेटे को त्याग कर देता था। इस टाइप का उस समय धर्म का महत्वपूर्णता हुआ करता था। आइए हम आपको एक छोटी सी बात से बताते हैं। राजा राम मोहन राय के विषय में आप सुने होंगे, वो बंगाल के रहने वाले थे। जब उन्होंने घर में ही कहा, कहीं बाहर की बातें नहीं, उन्होंने घर में ही कहा था कि हम धर्म को नहीं मानते हैं, मूर्ति पूजा, धर्म को मानते हैं बट मूर्ति पूजा में हम विश्वास नहीं रखते हैं। तब उनके पिताजी उनको घर से भगा दिए और वो भागकर पटना आकर रहने लगे। तो इस समय धर्म का इम्पोर्टेंट होता था। दूसरी चीजें बताया जाता था कि हिंदू धर्म कितना इम्पोर्टेंट है, आइए हम आपको दिखाते हैं। उस समय का धर्म इतना महत्वपूर्ण हुआ करता था, उन लोगों को मानना था कि जिस स्थान में दूब घास का नाम सुने होंगे, दूबी जो बरसात में उगने वाला एक घास होता है, जिस क्षेत्र में दूब घास नहीं होता था वहां हिंदुओं को जाना वर्जित था। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर हिंदू वहां चला गया तो वह हिंदू धर्म का पालन नहीं किया, मतलब धर्म को वह खंडित कर दिया। इस समय धर्म इतना इम्पोर्टेंट हुआ करता था। आप भी देख पा रहे होंगे, जैसे हिंदू ही नहीं, मुस्लिम में भी इस प्रकार की धर्म को महत्वपूर्णता दी जाती थी। जैसे मुस्लिम में बताया गया था कि उन लोगों को कुर्ता पजामा पहनना है, टोपी पहनना है, दाढ़ी बड़ी रखना है, मूछ बड़ी नहीं रखना है, इतना टाइम 2-3 टाइम नमाज पढ़ना है। ये तमाम सारी बातें उसके लिए भी लागू होता था। अगर उससे भी लोग मानने से इनकार कर देता था तो मुस्लिम लोग भी उसे अपने समाज समुदाय से निकाल देते थे, है ना। इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि धर्म का कितना इम्पोर्टेंट दिया गया। यही धर्म के कारण, यही धर्म को निभाने के कारण मंगल पांडे सबसे पहला विद्रोही साबित होते हैं। तो आइए ये तमाम सारी बातें हम आप लोगों को और गंभीरता पूर्वक बताते हैं। तो अभी आप देखें, ये राजनीतिक तो आप देख ही रहे हैं कि लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति। ये आर्थिक आप देख पा रहे होंगे। अब ये आर्थिक तरीके से भी यहाँ के नागरिकों को, राजाओं को दोहन करता था। मतलब मान लिया जाए कि बारिश होने पर या मतलब बाढ़ की स्थिति में या सुखाड़ की स्थिति में भी उस समय के किसानों को कर देना पड़ता था, कोई माफी नहीं होता था। मतलब किसान लोग भी परेशान था। मिला जुला के आप कह सकते हैं कि इस समय का ऐसा सिचुएशन आ गया था कि सब लोग उससे परेशान है। धर्म में अलगे वो इंटरफेयर कर रहा है, सामाजिक में वो अलगे इंटरफेयर कर रहा था, राजनीतिक जीवन को काफी उथल पुथल कर दिया था। कभी वहां हड़प ले रहा था, कभी वहां हड़प ले रहा था, अलग अलग नीति लाकर। ये आप देख पा रहे हैं। आर्थिक आप समझिए पा रहे हैं कि किस प्रकार दोहन कर रहा था। तो खैर चलिए, ये सारी बातें में वह दोहन करने के कारण यहाँ के नागरिक
और राजा सभी लगभग परेशान थे। तो चलिए अब इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये बातें तो आपको पता चल गया। दूसरी चीजें ये क्या है, आर्थिक में हम एक बात आपको और बताना चाहेंगे, वह अंग्रेजी सेना, जो अंग्रेजी सेना में भारतीय भी काफी शामिल होते थे और उस समय भारतीय लोगों को कोई खास वैल्यू नहीं हुआ करता था। अंग्रेजी सेना में भी उसको काफी अंतर पड़ता था। मतलब आप कह सकते हैं कि उसका भुगतान या पेमेंट जो होता है, वेतन जो होता था सैनिक का, वेतन उसको रंग के आधार पर मिलता था, मतलब वर्ण के आधार पर। काले लोग इंडियन होते थे तो उनका वेतन कम मिलता था, अंग्रेज लोग गोरे होते थे उनका वेतन अधिक मिलता था। ये तमाम सारी बातें सैनिक में भी काफी उथल पुथल चल रही थी। लेकिन सबसे अधिक उथल पुथल कब हुआ, जब लॉर्ड कॉनिंग यहाँ आते हैं गवर्नर बन के। मतलब आप कह सकते हैं कि 1800 लगभग 1856 में लॉर्ड डलहौजी की बिरादरी हो जाती है। मतलब लॉर्ड डलहौजी यहाँ से चले जाते हैं। जैसा कि पीछे भी आप देख पा रहे होंगे कि हर 5 साल पर गवर्नर बदल जा रहा था, या नहीं तो वही गवर्नर का एक्सपेंशन होता था तो उसको और अधिक समय तक रहने का मौका मिलता था। लेकिन लॉर्ड डलहौजी को 5 साल में ही यहाँ से हटा दिया गया क्योंकि यह यहाँ काफी उथल पुथल मचाए हुए था। खैर चलिए, अब ये लॉर्ड डलहौजी के जाने के बाद, मतलब 1856 में लॉर्ड डलहौजी जाते हैं और उनकी जगह पर कौन आते हैं, तो कहेंगे लॉर्ड कॉनिंग। लॉर्ड, जैसे ये 1856 में जा रहे हैं उसी प्रकार जब वो जाते हैं तब ये लॉर्ड कैनिंग यहाँ अगले गवर्नर बन के यहाँ आते हैं। चलिए, लेकिन आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत में अंग्रेजों का गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। चलिए, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि ये काफी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि ये कौन थे। अब आइए हम आगे की बात बताना चाहते हैं। ये सभी तो आप देख ही चुके। अब एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब लॉर्ड कॉनिंग 1856 में यहाँ आते हैं, लॉर्ड कॉनिंग जब 1856 में भारत आते हैं तो ये सबसे पहले एक बहुत बड़ा बदलाव करते हैं। मतलब पहले सेना में, यहाँ का जो अंग्रेजी सेना था, अंग्रेजी सेना में जो राइफल हुआ करता था उस समय कहा गया है कि ब्राउथ बैस, मतलब ब्राउथ बैस राइफल हुआ करता था, ब्राउथ बैस राइफल हुआ करता था। लेकिन जब लॉर्ड कैनिंग यहाँ आए तो इस राइफल को हटा दिए। क्यों? क्योंकि इस राइफल में एक डिमेरिट था कि जिस व्यक्ति को गोली मारो वह क्या करता था, वह व्यक्ति गोली को निकाल लेता था, मतलब चीर फाड़ कर उसको गोली को बाहर निकाल दिया जाता था और वह व्यक्ति बच जाता था। तो लॉर्ड कॉनिंग का कहना था कि तो वैसे में हम उसको मारे ही क्यों, जब वो मरा ही नहीं तो उसको गोली मारने से फायदा क्या हुआ। या तो मारो तो एकदम डायरेक्ट विकेट कवर दो, या तो फिर नहीं मारो। इसी के आधार पर ब्रॉड बैस राइफल को हटाकर एनफील्ड राइफल यहां लाया जाता है। एनफील्ड राइफल लाया जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रॉड बैस, लॉर्ड कैनिंग का कहना था कि इसका जो कारतूस होता है, ब्रॉड बैस का जो कारतूस होता है, उसी कारतूस में उन्होंने जहर पॉइजन लगाने का प्रोग्राम बनाया। बट फिर समस्या क्या क्रिएट हो जा रहा था कि अगर उसमें पॉइजन लगा दिया जाए तो वह सेना को अपने हाथों से छूना पड़ेगा और सैनिक भी जहरीले हो जाएंगे। इसलिए एक कह सकते हैं उस समय का यह आधुनिक राइफल लाया गया जिसमें दूसरे टाइप की गोली को छोड़ा जाए। चलिए, इसलिए इस गन को हटाकर कौन गन लाया गया है, एनफील्ड राइफल, है ना। एनफील्ड राइफल में एक विशेष प्रकार का गुण था कि जहर वाले गोली भी इससे चलाया जा सकता है और सैनिक को भी जहर से बचाया जा सकता है। खैर चलिए, अब आइए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहा गया है कि
एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के विषय में हम बात करना चाहेंगे जो काफी ये सभी से परेशान हो रहे थे। तो कहा जाता है कि 34वीं, चलिए इसको हटा देते हैं, अब एक बताते हैं 34वीं रेजिमेंट है ना। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे मंगल पांडे। 34वीं रेजिमेंट कहा जाता है, कौन छावनी आप कहेंगे? 34वीं रेजिमेंट के जो सिपाही हैं इनको कौन छावनी कहा गया? तो आप कहेंगे बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी बंगाल, ठीक है। बैरक कहा गया कि 34वीं रेजिमेंट के बैरकपुर छावनी के सिपाही मंगल पांडे थे। मंगल पांडे। चलिए अब आइए हम आपको मंगल पांडे के विषय में एक कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देना चाहते हैं, क्योंकि कहा गया है कि स्वतंत्रता संग्राम, जो कभी कभी इस विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि अलग अलग इतिहासकार इसको अलग अलग रूप देते हैं। कोई कहते हैं कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थे, तो कोई कहते हैं कि ये एकमात्र सैनिक विद्रोह था। मतलब इस प्रकार के अलग अलग लोग कहते हैं। तो खैर चलिए अब हम आपको बताते हैं मंगल पांडे की कहानी, क्योंकि मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट के बैरकपुर छावनी के सिपाही थे। अब हुआ क्या कि जब यहाँ लॉर्ड कैनिंग आया था और ये ब्रॉड बैस को हटाने का प्रोग्राम बन रहा था और एनफील्ड राइफल लाने का प्रोग्राम था, तो वही छावनी में, बैरकपुर छावनी में ही एक अंग्रेज सिपाही मंगल पांडे को बोलते हैं कि एक गिलास पानी लाइए। तो मंगल पांडे बोलते हैं कि हमारे समाज में सब हमको पानी ला कर देता है, सब ब्राह्मण को सेवा करता है और हम तुम्हारा करें। इसी बात पर मंगल पांडे नाराज हो गए। अब होता क्या है एक्चुअली में कि वह सिपाही मंगल पांडे को कहता है कि आप पंडित जी हैं, सब पंडित ये निकल जाएगा। देखिए यही सेंटेंस जो है, यही वाक्य जो है 1857 को जन्म देता है, जब मंगल पांडे को कहा जाता है कि एनफील्ड राइफल आने के बाद जब आप चर्बी वाला कारतूस मुंह से तोड़ेंगे ना, तो सब पंडित ये आपका निकल जाएगा। अब आपको हम अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि उस समय का धर्म इतना महत्वपूर्ण है कि धर्म का पालन नहीं करने पर पत्नी अपने पति को त्याग देता है, बाप अपने बेटे को त्याग देता है। मतलब आप कह सकते हैं कि उस समय का धर्म जो था काफी कठोर था, अभी जैसा नहीं है। अगर अभी आप लोगों को कहा जाए, अगर आप लोग के माता पिता अभी कहें कि जे चलो पूजा करने, तो आप बोल दे कि नहीं हमको पूजा पाठ से मतलब नहीं है, तो चलिए वो बोले ठीक है, नहीं है भाई तो चलो आराम से रहो, खाओ पियो, लेकिन भागो नहीं। और उस समय भगा दिया जाता था घर से। मतलब आप कह सकते हैं कि उस समय का धर्म जो था, अभी का जो धर्म है वो इलास्टिक है, मतलब वह लचीला है। और उस समय का धर्म जो था वह एक प्लास्टिक था, मतलब झुकना नहीं है, टूट जाओ लेकिन वह झुक नहीं सकता है, वही बात था। तो धर्म का काफी महत्वपूर्णता उस समय हुआ करता था। अब वही में मंगल पांडे को लगा कि यदि हम धर्म का विरोध करते हैं, धर्म को तोड़ देते हैं, तो फिर तो ना हमको परिवार मानेगा, ना हमको समाज मानेगा, तो फिर हम जी के क्या करेंगे। तो क्या किए कि बोले गए, जब सैनिक को पूछे, उस सैनिक बोला कि एनाफील्ड राइफल वाला जब कारतूस, मतलब चर्बी वाला कारतूस जब मुंह से तोड़ोगे तो सब पंडित ही निकल जाएगा। तब वो मंगल पांडे क्या किए कि डायरेक्ट सर्जन के पास गए। सर्जन मतलब उस समय का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। हर सैनिक कह सकते हैं कि सर्जन के पास नहीं पहुंचता है। काफी गर्मी है, गर्मी के कारण कुछ ज्यादा ही परेशानी हो रही है। खैर चलिए, तो हुआ क्या कि मंगल पांडे काफी आवेशित हो गए थे ये धर्म वाला बात सुनकर। वह डायरेक्ट सर्जेंट के पास जाते हैं और सर्जेंट को पूछते हैं कि हमको बताइए
कि अगले जो है ना फील्ड राइफल का जो कारतूस आ रहा हो, क्या वह चर्बी का कारतूस है? अगर चर्बी वाला कारतूस रहेगा तो हम नहीं चलाएंगे। सर्जेंट को गुस्सा आ गया ये बात सुनकर कि एक छोटा सैनिक होकर सर्जेंट को बोल रहा है कि हम नहीं चलाएंगे ये चर्बी वाला कारतूस। सर्जेंट बोला कि फौज में मौज कहाँ, हम लोगों को जो भी कारतूस आएगा वह तुमको चलाना ही पड़ेगा। तब मंगल पांडे मने मन सोचते हैं तब तो मेरा धर्म ही टूट जाएगा। जब मेरा धर्म ही टूट जाएगा तो हम जी के क्या करेंगे। उसी प्रकार कहा जाता है कि ब्राउड बैस वाला राइफल मंगल पांडे के पास था, उन्होंने निकाले और सर्जेंट साहब को ठोक दिए। अब होता क्या, उसके बगल में एक और लोग चिल्ला रहे थे, उसको भी मंगल पांडे अपने गोली दाग दिए। अब बताइए, एक छोटे से सैनिक अगर किसी सर्जेंट की हत्या करते उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करता था। मतलब आप कह सकते हैं कि अभी एक सिपाही, एक सैनिक थल सेना के अध्यक्ष को अगर हत्या कर दे तो यह बहुत बड़ी बात होगी। उसी प्रकार उस समय हुआ करता था कि एक छोटी सी सिपाही, 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे, एक छोटी सी सिपाही अगर किसी सर्जेंट की हत्या कर दे तो काफी उस समय बवाल मच गया। और उसी समय मतलब ये जो घटना घटती है 29 मार्च को घटती है ना। एक सेकेंड, कहा जाता है कि 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857 के साथ ये घटना घटती है और वो अपने सर्जेंट को हत्या कर देते हैं। सर्जेंट, अब देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछा जाता है कि मंगल पांडे ने किस डेट को सर्जेंट की हत्या किया था, तो ये डेट याद रखेंगे। और बहुत बार ये भी पूछा गया है, जो काफी इंपॉर्टेंट परीक्षा होती है, मतलब छोटे मोटे नहीं, कुछ बड़े लेवल का परीक्षा जो होती है जैसे बीपीएससी वगैरह, ये सब में तो ये सब में कुछ क्वेश्चन को घुमावदार बनाया जाता है और उसी में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगल पांडे ने किस अंग्रेज सर्जेंट की हत्या किया था। तो आप क्या कहेंगे कि एक व्यक्ति जो थे लेफ्टिनेंट बाग और दूसरा मेजर सर्जेंट हसन को हत्या कर देते हैं। मतलब 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सर्जेंट हसन की हत्या कर देते हैं, मतलब गोली मार देते हैं। अब क्या होता है कि अंग्रेजी सैनिक ने मंगल पांडे को कैद कर लेता है और कैद करने के बाद बताया जाता है कि उनको 8 अप्रैल को मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी की सजा दे दी जाती है। मतलब 8 अप्रैल 1857। तो ये जो 2-3 डेट है जो आप याद रखेंगे कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे हमला कर देते हैं। मतलब यहीं से 1857 ये सबसे प्रथम है, यहीं से 1857 का विद्रोह का शुरुआत होता है। अब यहीं से चलना शुरू हो जाता है और 8 अप्रैल 1857 को फांसी देने के बाद समस्त अंग्रेजी सैनिक में जितने भी भारतीय सैनिक थे सभी में ये प्रकार की बातें चलने लगा कि चर्बी वाला कारतूस चलाओगे या मंगल पांडे बनोगे। मतलब कह सकते हैं कि चर्बी वाला कारतूस चलाने का मतलब ये जो चर्बी जो बताया जा रहा अफवाह, ये जो अफवाह बताया जा रहा कि चर्बी वाला कारतूस, तो होता क्या था कि वो चर्बी जो गाय और सुअर को बताया जा रहा था। और आप लोग भी इस बात को जानते हैं कि हिंदू धर्म में गाय को एक महत्वपूर्ण स्थान दी जाती है और मुस्लिम धर्म में सुअर को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि अंग्रेजी सैनिक में, मतलब अंग्रेज के सेना में जितने भी हिंदू और मुस्लिम थे सभी इस बात से काफी खफा हो गए थे, चर्बी वाला कारतूस।
खैर चलिए, अब बात को हम आगे बढ़ाते हैं और आपको आगे कड़ी से जोड़ना चाह रहे हैं। अब ये 8 अप्रैल 1857 की घटना घटने के बाद सभी छावनी में इस प्रकार की चर्चा चलने लगी कि चर्बी वाला कारतूस तोड़ के अपने धर्म को नाश करोगे या मंगल पांडे बनोगे, है ना इंपॉर्टेंट बात। अब सब लोगों में इस प्रकार, सब लोग के मुंह पर यही बात आ रहा था कि धर्म के नाश करोगे या मंगल पांडे बनोगे। अब हुआ क्या कि इस प्रकार की जब घटना घटी मंगल पांडे के साथ, तो अंग्रेजी सैनिक ने क्या की, अंग्रेजी सैनिक में क्या हुआ कि उसका जो गवर्नर था, मतलब गवर्नर जो बन के आया था लॉर्ड कैनिंग के लगा कि अब आगे आके फिर ऐसी कोई घटना न घट जाए, मतलब कोई और भी सैनिक मंगल पांडे न बन जाए, इसलिए सभी भारतीय सैनिकों से गन को छिनवा लिया गया, मतलब राइफल हटवा लिया गया और सभी को डंडा दे दिया गया। चलिए, अब इस प्रकार की ये बातें लगभग छावनी में होने लगी। अब चलिए हम आगे की कहानी से आपको जोड़ते हैं। अब हम आप लोगों को बात करेंगे या बताएंगे कि 10 मई 1857 ये जो बातें चल रही है, ये मेरठ छावनी की बात है। ये मेरठ छावनी की बात है, जो यहाँ दिखाया गया है मेरठ, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये मेरठ छावनी की बातें हैं। वहां की छावनी में अब ये चीजें, मंगल पांडे की जो हत्या थी और ये जो बातें कहा जा रहा था कि धर्म के नाश करोगे या मंगल पांडे बनोगे, तो ये बातें समस्त भारतीय सैनिकों में सुलगता जा रहा था, धीरे धीरे सुलगता जा रहा था। अब ये सुलगने के बाद मेरठ के छावनी में कुछ विशेष रूप से सुलग गया। अब वहां के सैनिक इस पर एक्शन लेने को तैयार हो गए अंग्रेजी सेना पर, और उन्होंने रोटी और कमल का प्रतीक बनाया। मतलब आपसे बहुत बार पूछे जाएंगे कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो क्या कहेंगे, रोटी और कमल। 1857 का विद्रोह का जो प्रतीक चिन्ह है वो रोटी और कमल है। समस्त सैनिक क्या कर रहे थे कि रोटी और कमल दिखा दिखाकर आपसी सहमति बताते थे और अंग्रेज को पता तक नहीं चल पाता था। अब हुआ क्या कि इस प्रकार के सभी सैनिक तैयार हो गए। अब डेट आ गया 10 मई 1857। मतलब अभी हम आपको जो बताने जा रहे हैं ये बातें 10 मई 1857 के 11 बजे रात्रि की बात है। उस समय अचानक विसिल लगाया गया, क्योंकि ये लोग तो पहले से ही प्रोग्राम कर रखा था, भारतीय सैनिक पहले से ही प्रोग्राम कर रखा था। तो हुआ क्या कि 10 मई 1857 को 11 बजे रात्रि में विसिल बजा दिया गया और समस्त भारतीय सैनिक एक साथ अंग्रेजी सेना पर टूटकर और सभी अंग्रेजी, वहां जितने भी प्रेजेंट उपस्थित थे अंग्रेजी सेना, सभी को वह हत्या कर देता है और वहां के गोदाम में रखे हुए जितने भी राइफल, बंदूक, गोला, बारूद सब वह लूट कर और वहां से पैदल ही यहां दिल्ली चल दिए। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है कि लोग दिल्ली ही क्यों गए, यहां से लोग पैदल दिल्ली चले जाते हैं। अब आइए थोड़ा सा इस कहानी को यहीं स्टॉप करके दिल्ली वाले बात हम बता देते हैं कि दिल्ली की क्या कहानी है। तो कहा जाता है कि इस समय दिल्ली के जो शासक थे उनका नाम था बहादुर शाह जफर। दिल्ली के जो शासक थे उनका नाम था बहादुर शाह जफर। अब बताया जा रहा है कि बहादुर शाह जफर लाल किला में उस समय रहते थे और ये जो लॉर्ड डलहौजी आया था, लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर था, वह इनको एक पत्र दे चुका था कि आप जहां रहते हैं, मतलब लाल किला में जो रह रहे थे, तो कहा जा रहा था कि वह चिट्ठी में ऐसा लिखा गया कि जब तक आप अभी जीवित हैं तब तक आप उस लाल किला में रहिए, आपके मर जाने के बाद वह अंग्रेजी साम्राज्य का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह बहुत अच्छा घर है और बहुत अच्छा घर में केवल राजा ही रह सकता है। अब यहां से ये अलग टेंशन में है
बहादुर शाह जफर अलग टेंशन में है कि बताइए हमारा बाबा पर बाबा इतना सुंदर घर बनाया है और ये कहता है कि ये अब हमें दे दो। इस बात से कोई भी व्यक्ति दुखी होगा, लेकिन दुखी होकर भी क्या करेगा? अंग्रेजी साम्राज्य के सामने बहादुर शाह जफर टिक नहीं पा रहा था। तो हुआ क्या कि ये भी तो अंदर से खपा ही था, बहादुर शाह जफर भी अंदर से खपा ही था। इसलिए यहाँ के समस्त सैनिक बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में चला गया। अब कहा जाता है कि जब बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जाते हैं और बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में ही दिल्ली में लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं। मतलब मेरठ का सैनिक काफी गोला बारूद लेके गया था, बहादुर शाह जफर का भी हिम्मत बढ़ गया और सभी मिलकर दिल्ली से अंग्रेज को खाली करवा दिया। अब देखिए यहाँ के बाद क्या होता है, दिल्ली खाली करवाने के बाद यहाँ बगल में ही झांसी है। जब दिल्ली खाली करवाते हुए झांसी की रानी देखे तो झांसी की रानी के हस्बैंड भी उस समय मर चुके थे। मतलब उनका हस्बैंड का नाम था गंगाधर राव। अब गंगाधर राव को मर जाने के बाद वहां का कोई झांसी की रानी के अपना कोई पुत्र तो था ही नहीं, वह तो गोद लिया हुआ बालक था। और डलहौजी कह चुका था कि गोद लिया हुआ बालक नहीं चलेगा, जब तक है गंगाधर राव थे जब तक आप शासन कीजिए। गंगाधर राव मरने के बाद झांसी पर वह कब्जा कर चुका था। अब यहाँ ये काफी फॉर्म में है, झांसी की रानी भी इसका फिगार में थे। जैसे ही दिल्ली से खदेरे बहादुर शाह जफर झांसी की रानी घोड़ा पर सवार होकर अंग्रेजी सेना को भगाना शुरू किए। अब ये झांसी की रानी वहां भगाने लगे सबको। उसके बाद यहाँ बगल में देख रहे हैं अवध है, तो अवध में कहा जाता है कि बेगम हजरत अली महल, यहाँ बेगम हजरत महल, इनका भी अपना कोई संतान नहीं था। इसलिए अब इनका भी राज्य पर उस अंग्रेज का ही साम्राज्य आ गया था। इसलिए वो क्या किए कि वो भी यहाँ खाली करवाना शुरू कर दिए। मतलब ये कहाँ से धमका, मेरठ से धमका, दिल्ली पहुंचा, दिल्ली के बाद झांसी के बाद अवध के बाद यहाँ आप देख पा रहे होंगे बिहार। अब बिहार के एक व्यक्ति थे जिनका उम्र लगभग 80 साल हो गया था और उस समय में उनको काफी अंदर से एक ऊर्जा मिला कि जब एक महिला होकर अपने राज्य को खाली करवा सकता है तो फिर हम क्या हैं। उसी समय 80 वर्ष के उम्र में वीर कुंवर सिंह घोड़ा चढ़ गए। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आज के समय में किसी वृद्ध व्यक्ति को, मतलब 80 साल उम्र वाले व्यक्ति को बोला जाए कि बाबा घोड़ा चढ़िएगा, तो क्या बोलेंगे कि बउआ अब मेरा उम्र रहा घोड़ा चढ़ने का। लेकिन उस समय आपका वीर कुंवर सिंह घोड़ा चढ़कर और जगदीशपुर, भोजपुर, ये सारे बेल्ट को वह खाली करवा दिए। मतलब बिहार भी ये खाली हो चुका था। अब बिहार के बाद था कानपुर में कौन थे, नाना साहब। आप जानते होंगे कि नाना साहब भी वह गोद लिए हुए पुत्र, मतलब दत्तक पुत्र हैं, क्योंकि अब उनका भी राज्य छीनने वाला था। नाना साहब के जो पुत्र थे, नाना साहब जो थे वह क्या थे, एक दत्तक पुत्र थे जिनका ओरिजिनल नाम भी कभी कभी पूछा जाता है। तो कहा जाता है कि नाना साहब का ओरिजिनल नाम धोंधू पंत, क्या बोला गया, धोंधू पंत। तो इनका भी कानपुर से टिकट कट चुका था। क्यों? क्योंकि यह एक दत्तक पुत्र थे, इसलिए उस पर भी अंग्रेज साम्राज्य का ही अब शासन होने वाला था। तो फिर यही बात का फायदा उठाते हुए नाना साहब यहाँ से शुरू हो गए और कानपुर से नाना साहब ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया। इस प्रकार के तमाम सारी बातें आप लोगों को बताया गया कि कैसे कैसे। अब यहाँ ध्यान देने योग बात यही है कि उस समय बंगाल, बिहार, अवध, मेरठ, दिल्ली, झांसी, काशी,
मतलब इतना ही क्षेत्र में यह विद्रोह फैलकर रह गया। इतना दूर से ये सारे क्षेत्र से अंग्रेजों को भगा दिया गया। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप खुद भी सोच सकते हैं कि उसी प्रकार अगर मेरठ, मैसूर, पंजाब वाला बेल्ट जो आप देख पा रहे हैं, ये सभी बेल्ट से भी अगर समस्त राजाओं उस समय अगर विरोध कर देते तो फिर मेरा भारत गुलाम नहीं होता। लेकिन ये सभी राजाओं, इसमें बहुत सारे राजा समर्थन कर दिए। इसलिए अब होता क्या है कि ये सारे क्षेत्र से अंग्रेज को भगा दिया गया। तब लॉर्ड कॉनिंग कहता है, मतलब अब वह देख रहा है कि यह काफी धुंधक चुका है, अब इसको शांत करना चाहिए। तब वह एक चाल चलता है, मतलब आप कह सकते हैं कि लॉर्ड कॉनिंग जो है अंग्रेज का जो गवर्नर है, वो कहता है कि हमको तुम लोगों की राजपाट से कोई लेना देना नहीं है, जो राजा जैसे चाहे वैसे करे, जो मन है वो करो, जिसको चाहो उसको राज दे दो, बेटा हो नहीं हो कोई मतलब हमको नहीं है, तुम्हारा राजपाट तुम अपने पास ही रखो। इस प्रकार कह के इसको शांत करवाता है। अब होता क्या है, ये तो एक प्रकार का उसका चाल था, उन लोग को शांत करवा दिया गया। अब लॉर्ड कॉनिंग क्या करते हैं, एक घोषणा कर देते हैं। ये जो घोषणा कर रहे थे, इस घोषणा में एक महत्वपूर्ण बात और कहते हैं कि जो राजा हमारे साथ होगा उस राजा को हम इनाम भी देंगे। इस प्रकार कहते हुए बहुत सारे राजाओं अब उसके क्षेत्र छाया में आ गए, उसका काफी समर्थन मिलने लगा। जैसे पहले भी तो मध्य प्रदेश हो गया, हैदराबाद हो गया, ये सभी सारे राजाओं ऑलरेडी अंग्रेज के चमचा हो रहते ही थे। खैर चलिए, इस प्रकार के 1857 का विद्रोह कंट्रोल हो गया। अब हुआ क्या, 1857 का कंट्रोल होते है लगभग 1858 होते होते समस्त विद्रोही जो आप देख पा रहे हैं, ये जो समस्त, जैसे बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, नाना साहेब, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, सभी को बारी बारी से चुनवाकर मरवा दिया गया। आइए हम आपका यहाँ एक कहानी बताते हैं वीर कुंवर सिंह का। कहा गया है कि वीर कुंवर सिंह को जब ये विद्रोही को चुनना शुरू किया अंग्रेज ने, तो वीर कुंवर सिंह भागे हुए थे और उनको यहाँ जगदीशपुर, मतलब बिहार, भोजपुर, ये जो बेल्ट देख पा रहे हैं, इस बेल्ट में इनको आने से मना कर दिया गया। लेकिन एक दिन यह आए और आके अपने क्षेत्र से वह पुनः वापस जा रहे थे गंगा नदी से होते हुए। तो उस समय वहां का मेजर कौन था, तो मेजर विलियम टेलर। उन्होंने एक अंग्रेजी हवलदार, मतलब कहा गया है कि ली ग्रांट को भेजा देखने के लिए, और ली ग्रांट जब देखने गया तो यही एनाफील्ड राइफल से उन पर गोली चला दिया। जब एनाफील्ड राइफल से उन पर गोली चला दिया गया तो कुंवर सिंह को पहले से ही पता था कि ये पॉइजन वाला गोली है, जहर वाला गोली है। उनका जब यह गोली मारा ली ग्रांट, तब उनके दाहिने हाथ में जाकर लग गया। लगने के बाद अब इनको कुंवर सिंह को लगा कि अब तो मेरा मृत्यु हो ही जाएगा, क्योंकि उस कारतूस में तो जहर लगा हुआ रहता है। इसलिए कहा जाता है कि कुंवर सिंह 80 वर्ष के बाद वाले उम्र में अपने बाएं हाथ से अपने दाहिने हाथ को काटकर और गंगा को समर्पित कर देते हैं। मतलब इतना हिम्मत वाले थे कुंवर सिंह। चलिए, इस प्रकार के तमाम सारी बातें आप लोगों को बताया गया। अब हम आपका मुख्य बिंदु पर लेकर आते हैं कि जब 1858 हुआ, तो 1858 होते होते ये जो समस्त विद्रोही देख रहे हैं, विद्रोही नेता थे, सभी को चुन चुन कर मरवा दिया और पुनः सभी पर अपना राज्य स्थापित, अपने साम्राज्य को विस्तार करते हुए सभी क्षेत्रों में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। अब एक बात काफी इंपॉर्टेंट हम आपको बताना चाह रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ अंग्रेजी साम्राज्य जो है वह बाल बाल बचा नहीं, तो 1857 में ही
अंग्रेज को भारत छोड़कर भागना पड़ता। आप देख रहे हैं जितने क्षेत्र में विद्रोही नेता उत्पन्न हुए थे सभी जगह से भगा ही दिया गया था। अगर इस क्षेत्र से भी भगा दिया जाता तो शायद वह हमारे देश को गुलाम नहीं कर पाता। अब चलिए इसमें इम्पोर्टेंट बात हम बताना चाहेंगे कि ये सब जो डेट है, किस रेजिमेंट के सिपाही थे, 1857 का प्रतीक क्या था, ये सभी परीक्षा में पूछा जाता है। बहुत बार तो ऐसा भी पूछा जाता है कि 1857 का विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ था, ये भी पूछा जाता है। कहाँ कहाँ नहीं भी हुआ था ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि ये जो पूर्वोत्तर भारत जो दिखाया जा रहा है इसी में आया था। मतलब कह सकते हैं मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, अवध, ये सभी क्षेत्र में ये जो यहाँ आप देख पा रहे हैं यही समस्त क्षेत्रों में उसके समय विद्रोह किया गया था। चलिए अब आइए ये 1857 का जो विद्रोह है इसको एक नज़र में हम लोग कैसे पढ़ें। तो ये सारी कहानी हम अभी आपको बता चुके थे, परीक्षा में पूछा जाता है कि बहादुर शाह जफर कहाँ के विद्रोही नेता थे। तो दिल्ली के वह किस दिन विद्रोह किए थे, तो 11 मई 1857 को। और उस समय वहां का अंग्रेजी सेना का हेड कौन हुआ करता था, मतलब विद्रोह को दबाने वाले कौन थे, तो कहा जाता है निकोलसन और हर्सन। ये दोनों मिलकर यहाँ का दिल्ली में जो विद्रोह हुआ था उसको दबा दिया गया। लखनऊ का विद्रोही नेता बेगम हजरत महल थे जो 4 जून 1857 को विद्रोह किए थे और वह कॉलिंग और कैंपबेल के द्वारा दबा दिए गए। उसी प्रकार आप देख रहे हैं नाना साहब कानपुर से जिनका धोंधू पंथ कहा गया 5 जून को, वही हेड उस समय विद्रोही दबाने वाला नेता वही था। झांसी आप देखे रहे हैं लक्ष्मीबाई जो 6 जून 1857 को किए थे और जनरल ह्यूरोज के द्वारा मार दिए गए। ग्वालियर से तात्या टोपे, बिहार से वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह, फैजाबाद से मौलवी अहमद अब्दुल्ला, इलाहाबाद से लियाकत अली, बंगाल से खान बहादुर खान। इस प्रकार का सभी तमाम नेताओं को बारी बारी से कर कर मरवा दिया गया। तो दोस्तों ये आधुनिक भारत का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू 1857 का विद्रोह माना जाता है, क्योंकि इस विद्रोह को बहुत सारे नाम दिए गए हैं। ये सारे तमाम नामों को विषय में हम आप लोगों के बीच शेयर कर चुके हैं। खैर चलिए अब इसके बाद आप देखेंगे कि आगे जो गवर्नर यहाँ आता है डफरिन, आगे जो गवर्नर यहाँ आता है एक डफरिन आता है। आइए हम एक डफरिन का एक कहानी बताते हैं। डफरिन, अब यहाँ देखिए क्या हुआ, ये जो घटना घटी इस घटना से अंग्रेज भी काफी शांत हो गया। अंग्रेज के जो नीति था उस नीति में काफी बदलाव आ गया। क्यों? क्योंकि अगर इस समय 1857 के विद्रोह में अगर ये सब सारे क्षेत्र के नेता राजा अगर अंग्रेज का समर्थन नहीं करते तो शायद अंग्रेज को उसी समय भागना पड़ता। इसीलिए कहा जाता है कि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से विदागरी हो जाती है और अंग्रेज स्वयं ही यहाँ आकर यहाँ संभालने लगता है। इस प्रकार के तमाम बातें आप देखें। अब देखिए क्या होगा कि अब जो भी अंग्रेजी सेना का हेड आएगा, मतलब जो भी गवर्नर आएगा, वह क्या करेगा, यहाँ को राजा को काफी आदर करेगा, सम्मान पूर्वक धीरे धीरे उन लोगों को, मतलब आप कह सकते हैं इस प्रकार की बातें कि राजा को सम्मान की दृष्टि से देखेगा, राजा को परेशान नहीं करेगा और वो अपना बिजनेस भली भांति चलाएगा। जहां उसका शासन है वहां से कर वगैरह ये सब वसूली लेगा। खैर चलिए ये तमाम बातें हम आप लोगों को शेयर कर चुके हैं। अब हम आपको एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाह रहे हैं कि अब हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे या कि डफरिन की कहानी, या आइए डफरिन की कहानी हम आप लोगों को कह ही देते हैं कि डफरिन का कहानी क्या था। तो कहा गया
ये आप देख पा रहे हैं, ये एक प्रकार का कुकर है, ठीक है। ये कुकर किसको कहा गया है? तो अंग्रेज को, ठीक है। ये कुकर किसको कहा गया है? अंग्रेज को। और इसके अंदर जो दाल चावल है वह भारतीय नागरिकों को कहा गया है। ये भारतीय नागरिक है। अब इस पे जो आग लगाया जाता है, टेम्परेचर जो ये दिया जाता है, ये क्या है? ये हमारा विद्रोह है। मतलब इस प्रकार का अलग, सॉरी विद्रोह नहीं, ये अलग अलग अंग्रेजों का नीति है। मतलब वो जो कभी हड़प नीति लाता है तो कभी अलग अलग जो लाता है, कौन कौन समझी, इस प्रकार कहा गया है कि वो जो भी लाता है हड़पने वाला नीति वगैरह, ये सब क्या है? तो उसका टेम्परेचर है। अब ये जो यहाँ सीटी जो मारती है, आप तो देखिए रहे कि कुकर तो सीटी मारेगा ही, तो ये कुकर जो सीटी मारती है इसको विद्रोह कहा गया है। अब देखिए होता क्या है कि अंग्रेज तो कुकर है, इसके अंदर भारतीय हैं। अब अंग्रेज जब नया नया नीति लाते थे, जैसे अभी दिखाया गया कि लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति लाया था, और हड़प नीति में सभी भारतीय काफी खोलने लगे। मतलब इसके अंदर काफी जो भारतीय कौन है? तो ये दाल चावल जो है भारतीय को कहा गया। तो जब इसमें अधिक आग लगाया जाएगा तो ये अधिक तेजी से खोलेगा, आँच को कम कर दिया जाएगा तो ये भी कम होगा, है ना। अब होता क्या था कि जब वह अलग अलग नीति लाते थे तो भारतीय सब लोग खोलते थे, और जब वह पर्याप्त मात्रा में वाष्प बना लेते थे तो वह सीटी मारते थे। जब कुकर के अंदर पर्याप्त मात्रा में वाष्प बन जाएगा तो वह सीटी मारेगा। उसी प्रकार भारतीय जब ज्यादा परेशान होने लगते थे, ज्यादा प्रेशर जब आ जाता था तो वह विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ एक सिंपल सी बात है कि जो व्यक्ति कुकर रखता है, जो व्यक्ति कुकर रखता है उसको सीटी से डर थोड़े लगता है। 2 सीटी, या आपके घर में ही कुकर होगा तो क्या आप सीटी से डरते हैं? नहीं, आप भी नहीं डरते हैं। तो उसी प्रकार कहा गया। लेकिन हुआ क्या कि ये टेम्परेचर जब दिया गया, मतलब अलग अलग नीतियां यहां लाया गया, तब एक बार ऐसा सीटी दिया कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब आप ही के घर में अगर ऐसा हो जाए कि वह सीटी देना शुरू किया, अब रुकने को नाम ही नहीं ले रहा, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आग को हटाएंगे। मतलब अंग्रेज अपना हड़प नीति हटा लेगा। अंग्रेज अपना यहाँ आग हटाने का मतलब वो अपना हड़प नीति हटा लेगा। हो गया ना। हड़प नीति जब हटाया गया तब यह फिर सीटी देना कम हो गया। जैसे कि ये विद्रोह जो हुआ था, ये सीटी लगातार दे रहा था, तब यह क्या किया गया कि ये आग को हटा लिया गया। मतलब उसका जितना भी हड़प नीति वगैरह ये सब था सभी को हटा लिया गया। जब डफरिन आएगा तो डफरिन क्या करेगा कि इसी कुकर में एक वॉल्व लगा देगा, सेफ्टी वॉल्व। यहाँ पर एक सेफ्टी वॉल्व, मतलब सेफ्टी वॉल्व किसको कहा गया पता है? ये एक कांग्रेस पार्टी का गठन करेगा, कांग्रेस पार्टी का गठन करेगा, जिसको इस कुकर में सेफ्टी वॉल्व का स्थान दिया गया है। मतलब यहाँ जितना भी आग लगाना है लगाइए, है ना, और सेफ्टी वॉल्व कांग्रेस रहेगा। मतलब इसके अंदर का गर्मी जितना भी होगा, ये कितना उबल रहा है, इसका ख्याल कांग्रेस रखेगा। समझे? हड़प नीति फिर लाएगा और ये भारतीय लोग खौलेंगे। जितना कितना ये खौल रहा है इसका खबर यहाँ से मिलेगा, मतलब सेफ्टी वॉल्व से मिलेगा। इसीलिए डफरिन आएगा, यहाँ प्यार से एक ग्रुप बनाएगा, एक पार्टी का गठन करेगा जिसका नाम कांग्रेस रखा गया। मतलब आप कह सकते हैं कि कांग्रेस का गठन करने वाले व्यक्ति अंग्रेज शासक ही है। चलिए, इस प्रकार की तमाम सारी बातें फिर से हम आपको पढ़ाएंगे। ये जो डफली की कहानी है ये 1857 की बाद की कहानी, लगभग 1880 के आसपास की बात है। तो ये हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से बस एक ही अपील किया जा रहा है कि इस चीज़ को भली भांति समझें, अपना फेयर बनाएं, और इसका जो PDF होगा वह हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दिए जाएंगे। जो स्टूडेंट इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया जाएगा। आप आराम से वहाँ से देखकर
आप समस्त तैयारी कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें, आप लोग का बराबर स्नेह प्यार मिलता रहे। हम इसी प्रकार आप लोगों के लिए अलग अलग वीडियो आप लोगों को देते रहेंगे। इसलिए आप लोग हड़बड़ाए नहीं कि ये वीडियो दीजिए, वो वीडियो दीजिए। हम जो भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होगा वो हम आप लोगों को बारी बारी से बनाकर देते रहेंगे। धन्यवाद।